रिट्रेंचमेंट आया, वर्कर्स का कम हो गया। कहिए विवेकानंद जी, लोग कहते हैं आपने नए प्रोजेक्ट्स का वादा किया था लेकिन आए नहीं। डेफिनेटली ये तो एजिटेशन 3 साल से चल रहा है। अभी हमारा पूरा एनर्जी 5000 करोड़ प्रोजेक्ट में है, इसमें 3000 नौकरियां आएंगे एंड एडिशनल एंसिलरी यूनिट्स, ये एफसीआई से बड़ा यूनिट से आएंगे जी। जरूर इसके बाद जब हमारा तेलंगाना बनने वाला है, सब लोग बोल रहे हैं तेलंगाना आ रहा है, उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनेगा हमारा रामगुंडम और पेद्दपल्ली। चलिए एक आखिरी सवाल, अगली बार जब चुनाव में जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे लोगों के बीच? क्योंकि अब तो आप कह रहे हैं आपने विकास के काम किए, लेकिन विकास पर आप वोट नहीं मांगते, वोट मांगते केवल तेलंगाना के नाम पर। अगली बार क्या कहेंगे? मैं जो ये 5 साल में काम किया हूँ, हमारे आवाम आई एम श्योर आर हैप्पी विद मी, क्योंकि मैं इतने ट्रेन स्टॉप्स किया मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है, 3 न्यू ट्रेन मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में इंट्रोड्यूस हुआ है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिवाइवल, एक 5000 करोड़ प्रोजेक्ट यहाँ रिवाइवल हो चुका है। सो मैं जो काम किया है, हमारे लोकल पीपल आर ऑल वेरी हैप्पी। चलिए शुक्रिया विवेकानंद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्म क्षेत्र का हिस्सा बनने के लिए। जी विवेकानंद पेद्दपल्ली आंध्र प्रदेश के सांसद हैं, उनके कर्म क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड आप देख रहे थे, जो कहते हैं कि तेलंगाना का सवाल ज्यादा बड़ा है। जहां के लोगों की बात कीजिए, उनसे सवाल पूछिए तो वो भी कहते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान नहीं, पहले तेलंगाना चाहिए। क्या वाकई देश में भावनात्मक मुद्दे बेसिक जरूरतों पर इतने हावी हैं? इस सवाल का जवाब हम आगे भी तलाशने की कोशिश करते रहेंगे। 543 सांसद पूरे देश के, उनका रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने लगातार इसी तरीके से रखते रहेंगे। और अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप अपने सांसद से पूछना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, ईमेल कीजिए हमें ks@znetwork.com पर। नमस्कार। कब्रिस्तान में देश का भविष्य। यूपी के प्रतापगढ़ में 4 बच्चे कब्रिस्तान में रहने को मजबूर। माता पिता की एड्स से मौत के बाद गांव वालों ने निकाला बाहर, अफसर खामोश। तेजाब में जली एक और बेटी। यूपी के गाजियाबाद में 2 बाइक सवारों ने युवती पर फेंका एसिड, दोनों फरार। दिल्ली वालों को आज लग सकता है महंगाई का नया करंट। 7 से 9% तक बढ़ सकते हैं बिजली के दाम। दोपहर 3:30 बजे हो सकता है ऐलान। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने माना, चीन के साथ कई जगहों पर है बॉर्डर विवाद, बातचीत से रास्ता निकलने की उम्मीद। करगिल विजय के 14 साल पूरे होने पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के मुंगेर में एक रेडियो जॉकी की मौत बनी पहेली। होटल के कमरे में पंखे से झूलता मिला था लड़की का शव। सुसाइड और मर्डर के सवालों में उलझी पुलिस। बॉलीवुड का काला सच फिर दुनिया के सामने। फिल्म निर्देशक राजकुमार संतोषी ने दर्ज कराई एफआईआर। प्रोड्यूसर नडियाडवाला के खिलाफ शिकायत। मटका गैंग सुरेश भगत मर्डर केस में कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। पत्नी और बेटे पर है हत्या की साजिश का आरोप। बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश की पहली परीक्षा। आज से मॉनसून सत्र का आगाज। बोधगया सीरियल ब्लास्ट और मिड डे मील में 23 बच्चों की मौत पर हंगामे के आसार। हरारे में आज फिर दिखेगा विराट एंड कंपनी का जोश। जिम्बाब्वे से दूसरा वनडे। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से है आगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी इफ्तार दावत। सांसदों समेत कई देशों के राजदूत हुए शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया। मैं हूं अदिति त्यागी। पहली खबर है यूपी के
ऐसे स्टेट से जहां पर तमाम वादे किए गए, कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया गया, उसी राज्य से खबर ये कि कब्रिस्तान में देश का भविष्य है। जी हां, ये तस्वीरें यूपी की हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और यूपी में 4 बच्चे ऐसे हैं, प्रतापगढ़ की ये घटना है जहां पर वो कब्रिस्तान में रहने के लिए मजबूर हैं। दरअसल ये पूरा मामला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का, जहां पर 4 बच्चे पिछले 3 महीने से कब्रिस्तान में रह रहे हैं। इन बच्चों के माता पिता की दरअसल एड्स से मौत हो गई थी, जिसके बाद इन बच्चों को गांव से निकाल दिया गया और अब ये कब्रिस्तान में रह रहे हैं, वो भी अपने माँ बाप के कब्र के पास। गांव वालों का तर्क ये है कि इन बच्चों की वजह से गांव में एड्स फैलने का खतरा है। कब्रिस्तान में रहते हुए इन बच्चों को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इनकी खैर खबर लेने वाला अभी कोई सामने नहीं आया है। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ की, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कई लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान किया है। उन्हीं के उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में 4 बच्चे ऐसे हैं जो मजबूर हैं कब्रिस्तान में रहने के लिए, और इन्हें कब्रिस्तान में इसलिए रहना पड़ रहा है क्योंकि जो इनके माता पिता थे उन्हें एड्स हो गया था, उसी से उनकी जान चली गई। और एड्स को लेकर इतना अज्ञान है, इतनी कम जानकारी है कि लोगों को लगता है अगर ये बच्चे लोगों के बीच में रहेंगे तो इन बच्चों से एड्स की जो बीमारी है वो पूरे गांव में फैल सकती है। इसलिए इनके जो अपने हैं, जो इनके चाचा हैं, जो इनके अपने दूसरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने ही इन बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया है। मम्मी डैडी के खत्म होने के बाद घर वाले हमको जो है घर से निकाल दिए। HIV पॉजिटिव थे हमारे पिताजी, और जो है फिर उनके मतलब 8-9 महीने तक बीमार थे। फिर उसके बाद उनकी दवा इधर उधर से चल रही थी, फिर उनका इंतकाल हो गया। फिर बची माताजी और हम 4 भाई 1 बहन बचे। फिर माताजी भी बीमार रहती थी, मेहनत मजदूरी करके हम लोग अपना कैसे गुजर बसर कर रहे थे। फिर 2 साल बाद माताजी का भी जो है इंतकाल हो गया। फिर हम 4 भाई 1 बहन बचे, तो जो है चाचा लोग मतलब सब परिवार वाले लोग जो है इस डर से हम लोग को घर से बाहर निकाल दिए कि कहीं लोग को भी HIV एड्स नहीं हुआ है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हम लोग कब्रिस्तान में बगीचे में अपना जो है तंबू अम्बू तान के रह रहे हैं। पापा कैसे हुआ, फिर पापा 6 साल भाई खत्म हुआ, फिर उसके बाद मम्मी को एड्स, उनका 1 महीने हुई खत्म। घर परिवार वाले सब निकाल दे कि कहूँ हम नहू सब न हो जाए एड्स। फिर यहाँ मजार के पास रही था, तंबू तान के अनाथ हो गया, यही खाए पिए के लोग दे थे तो खाई थे। तो अपनों ने ही घर से बाहर निकाल दिया है। 3 महीने से कब्रिस्तान में रह रहे हैं तंबू डालकर, और प्रशासन है जैसे कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और अब ये कह रहा है प्रशासन कि इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। हमको सूचना मिली है तो SDM प्रतापगढ़ को, तहसीलदार प्रतापगढ़ को हमने निर्देशित किया, लिखित रूप से निर्देशित किया है कि इन लोगों को एक आवासीय पट्टा या अन्य राहत सामग्री, इनके कोटेदार से अगर कोई सामग्री बनती तो वो इनको दिलाई जाए। और एसओ मानदाता को कहा है कि आप इनको परिवार वालों से मेल मिलाप कराएं और मुख्य धारा में लाएं। जरा सोचिए, कब्रिस्तान में कोई कैसे रह सकता है, और ऐसे में अपनों ने ही घर से निकाल दिया है क्योंकि इनके माँ बाप को एड्स था, और लोगों को अब ये डर है कि कहीं उन्हें एड्स ना हो जाए। तो साफ दिखता है कि एड्स को लेकर कितनी ज्यादा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी मिली है। संतोषी ने फिल्मकार फिरोज नडियाडवाला के खिलाफ मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने नडियाडवाला पर यह आरोप लगाया है कि वो पहले राजकुमार संतोषी के घर गए और जब वो वहां नहीं मिले तो फोन पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी के पास चलते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राकेश, ये FIR दर्ज कराई है
राजकुमार संतोषी ने और क्या कह रहे हैं और क्या जानकारी है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये घटना कल शाम की है, जिसके बाद में ये जब शाम को पूरी ये घटना हुई जो आपने बताई, उसके बाद में राजकुमार संतोषी मुंबई के जो जुहू पुलिस स्टेशन वहां पहुंचे और उन्होंने कल रात को अपनी शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने जो है फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आईपीसी की जो धारा है 452 और 506 इन 2 धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। राजकुमार संतोषी का ये कहना है कि इन दोनों के बीच में कुछ को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के फिरोज नाडियाडवाला ने पहले उनको उनके घर पे गए। उनके घर पर उस वक्त राजकुमार संतोषी मौजूद नहीं थे, घर पे नौकर मौजूद था। उस वक्त जो नाडियाडवाला है कथित तौर पर घर के भीतर घुसे जबरन, और उसके बाद उन्होंने नौकर के साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की वहां पर, और उसके बाद में राजकुमार संतोषी को फोन करके उन्हें काफी डराया धमकाया। तो ये जो पूरी शिकायत है ये इन्होंने राजकुमार संतोषी ने जुहू पुलिस थाने में दर्ज करवाई है, जिसके बाद अब जुहू पुलिस के जो अधिकारी, जुहू पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं वो फिरोज नाडियाडवाला का भी बयान दर्ज कर सकते हैं। जी राकेश, आपके फिरोज नाडियाडवाला से कोई बात हुई, उनका वर्जन आपको मिल पाया कि वो क्या कह रहे हैं इस मामले पर? फिरोज नाडियाडवाला से हम लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अदिति, लेकिन अब तक उनसे जो है बातचीत हो नहीं पाई है और उनका अब तक जो वर्जन है इस मामले में अब तक सामने नहीं आ पाया। शुक्रिया राकेश। तो राजकुमार संतोषी ने मामला दर्ज कराया है फिरोज नाडियाडवाला के खिलाफ। और बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो आ रही है दिल्ली से, क्योंकि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी जेब पर फिर से डाका पड़ने वाला है, क्योंकि आज बिजली महंगी हो सकती है। जी हां, डीईआरसी आज दाम बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। यह बताया जा रहा है कि 7 से 9% तक का ये इजाफा हो सकता है। ब्रह्म प्रकाश दुबे जी मीडिया संवाददाता न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। ब्रह्म, आज एक बड़ा झटका दिल्ली वालों को लगने वाला है। दिल्ली सरकार ये जोर का झटका देने वाली है आज। बिल्कुल अदिति, दिल्ली में बिजली की दरें आज फिर बढ़ सकती हैं। आज डीईआरसी 3:30 बजे इसका ऐलान करेगा। पिछले साल जुलाई में ही 32% बिजली की दरें बढ़ी थी और इसके बाद जिस तरह से इस साल बिजली कंपनियों ने मांग की है कि 11 से 13% तक बिजली की दरें बढ़ाई जाएं, ऐसा माना जा रहा है कि 7% से 9% तक डीईआरसी इसको मंजूरी दे सकती है। बढ़ोतरी को इस बार कम बढ़ोतरी इस लिहाज से मानी जा रही है क्योंकि नवंबर में दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लिहाजा पिछले साल के मुकाबले इस बार कम बढ़ोतरी होगी। लेकिन ये जरूर जिस तरह से सूत्रों से खबर मिल रही है कि शाम 3:30 बजे जब ऐलान करेगा डीईआरसी नई दरों का तो उसमें 7 से 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी लोगों का जो बिल जुलाई महीने का आएगा वो और ज्यादा आएगा। जी ब्रह्म, लेकिन ये पहले भी लगातार कहा जाता रहा कि बिजली ऊंचे दामों पर ही मिल रही है। बिजली कंपनियां तो चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें पैसा मिले। ऐसे में सरकार का क्या रवैया रहा इस पूरे मामले को लेकर, और कोई और वजह भी इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए बिजली कंपनियां दलील देती रही हैं कि वो घाटे में चल रही हैं और जो फ्यूल कॉस्ट है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसके लिए पिछले साल भी व्यवस्था की गई थी कि हर 3 महीने बाद फ्यूल कॉस्ट सरचार्ज लगाती हैं जो बिजली कंपनियां हैं और वो कंटिन्यू है। और ये दलील अभी भी है। बिजली कंपनियां कह रही हैं कि वो सैकड़ों करोड़ रुपए घाटे में है। हालांकि ये विवाद का विषय पहले से रहा है, कोर्ट में भी मामला गया है। कई लोग जो डीईआरसी के पूर्व चेयरमैन है वो कह चुके हैं कि बिजली कंपनियां मुनाफे में है का विषय रहा है, लेकिन फिर भी बिजली कंपनियों के दावे पर डीईआरसी आज फैसला देगा। जहां तक सरकार का सवाल है तो मुख्यमंत्री कह चुकी हैं कि इसका तो फैसला डीईआरसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है वो करेगी। जी शुक्रिया ब्रह्म। तो दिल्ली वालों को एक जोर का झटका आज लग सकता है 3:30 बजे। ऐसा माना जा रहा है कि 7 से 9% तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि जो बिजली कंपनियां हैं वो 11 से 13% का इजाफा मांग रही हैं। दिल्ली सरकार के लिए आसान नहीं, क्योंकि इसी साल दिल्ली में इलेक्शन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एसिड अटैक की वारदात से कैसे सहमा गाजियाबाद। क्या आपका बच्चा सिर्फ बर्गर खाता है? क्या आपका बच्चा सिर्फ पिज्जा खाता है? क्या वो सब्जियां देखकर ही चिढ़ता है? और आप हैं परेशान? तो हल बताएंगे हम वी न्यूज पर बड़ी बहर दोपहर 2:30 बजे।
कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। साथ ही वो गाइडलाइंस भी जारी की जिनके तहत तेजाब खरीदा और बेचा जाएगा। लेकिन लगता नहीं कि ये मामले थमेंगे, क्योंकि गाजियाबाद में एक लड़की पर तेजाब से हमले का मामला सामने आया है। वारदात है विजयनगर इलाके की। 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया। लड़की को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमलावर फरार है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। हालांकि एक हमलावर की जो पहचान है वो माखन बताई जा रही है। वो साहिबाबाद में काम करता है। लड़की का कहना है कि ये जो माखन नाम का शख्स था उसे तंग करता था, और जिन 2 हमलावरों ने लड़की पर तेजाब फेंका है उनमें से एक माखन है। बात करते हैं बिहार के मुंगेर की, जहां 26 साल की रेडियो जॉकी स्नेहा की मौत की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। स्नेहा सरकारी संस्था जीविका से जुड़ी थी। स्नेहा का शव एक होटल में पंखे से लटका मिला था। परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। हंसमुख चेहरे वाली 26 साल की स्नेहा अब सिर्फ तस्वीरों में कैद है। झारखंड की रहने वाली स्नेहा का शव बिहार के मुंगेर में एक होटल में पंखे से लटका मिला। स्नेहा का शव अर्धनग्न हालत में था। शरीर पर चोट के निशान भी थे। यही वजह है कि परिवार वाले रेप के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिवार वालों के मुताबिक स्नेहा मजबूत हौसले वाली लड़की थी और वो खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकती। मेरी बेटी बहुत हौसले वाली थी। वो कभी सुसाइड नहीं कर सकती है। वो बहुत ही होनहार लड़की थी। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर रेप के आरोप से इनकार कर रही है, लेकिन इस सिलसिले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश बंद नहीं की है। स्नेहा के कॉल डिटेल भी खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग या फिर सस्ता में हुए किसी घोटाले से तो नहीं जुड़ा है। उसका जो ओपिनियन है उसके अनुसार ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है इसे 4 डॉक्टरों की मेडिकल टीम ने मिलकर बनाया है। इस रिपोर्ट से साफ पता चलता है कि गले में फांसी लगाने की वजह से दम घुटा, जिससे मौत हुई। दम घुटने के कारण मौत हुई। लेकिन मौके से सुसाइड नोट का न मिलना, शव का अर्धनग्न हालत में मिलना और घटना के वक्त टीवी और लैपटॉप का चालू रहना भी परिवार वालों के शक को और पुख्ता करता है। होटल कर्मचारियों के बयान से भी मामला खुलने की बजाय उलझता जा रहा है। ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, मुंगेर, बिहार। और इसी बीच एक बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर गई है और कई लोगों के इसके मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें सीधे उसी इमारत की जो गिरी है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके मलबे में कई लोग जो हैं वो दबे हुए हैं। अहमदाबाद से तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक 3 मंजिला इमारत थी जो कि आज गिर गई और इसके मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की बात कही जा रही है। तो ये 3 मंजिला इमारत अहमदाबाद में गिर गई है। इसके मलबे में ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ लोग दबे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। मटका किंग के नाम से मशहूर रहे सुरेश भगत मर्डर केस में आज अदालत फैसला सुना सकती है। जून 2008 में मटका किंग सुरेश भगत समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। तब सुरेश भगत समेत सभी 7 लोग अलीबाग पेन रोड पर एक कार में कहीं जा रहे थे और तब एक ट्रक ने कार में टक्कर मार दी थी। बाद में सुरेश भगत की पत्नी और बेटे पर आरोप लगा कि ये लोग करोड़ों रुपए के बिजनेस को हथियाने के लिए सुरेश भगत की सुपारी दी थी इन्होंने, जिसमें 45 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तो मटका किंग मर्डर केस में आज फैसला आ सकता है, जिसमें पत्नी और बेटे पर ही सुपारी देने की बात आरोप लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को कैसे दी गई श्रद्धांजलि दिखाएंगे आपको। क्या आपका बच्चा सिर्फ बर्गर खाता है
क्या आपका बच्चा सिर्फ रिजक है? क्या वो सब्जियां देखकर ही चिढ़ता है? और आप हैं परेशान? तो हल बताएंगे हम जी न्यूज पर बड़ी बहस दोपहर 2:30 बजे। कारगिल विजय दिवस के आज 14 साल हो गए हैं। इस मौके पर राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीदों को याद किया गया। रक्षा मंत्री AK एंटनी और तीनों सेनाओं के प्रमुख अमर जवान ज्योति पहुंचे और उन्होंने वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें अमर जवान ज्योति पे जब सेना के तीनों प्रमुख और रक्षा मंत्री पहुंचे थे तब की हैं। और इस मौके पर रक्षा मंत्री ने माना कि चीन के साथ बॉर्डर को लेकर कई जगह पर विवाद है। दोनों देश इस मुद्दे का स्थायी हल निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। दिल्ली में करगिल विजय दिवस के मौके पर सेना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री ने ये बातें कही। हाल के दिनों में चीनी घुसपैठ जो है वो बढ़ी है और रक्षा मंत्री ने माना है कि चीन के साथ कई जगहों पर, खासतौर पर चुमार, जहां पर भारतीय सेना जो है बेहतर स्थिति में नजर आती है। So on the one side, both sides are trying to find a long-term solution to the long-pending border dispute. Till that time, our aim is to maintain peace and tranquility in the border. But still there are this kind of disputed points are there. Both sides are going their own perception. Sometimes this caused to some embarrassment situations. No. You please wait. So now there was meetings. Third round of working mechanisms meeting was there. There was frank and free discussions between both sides. So now we are going to have another round of these meetings soon in Beijing within few months. So I think we'll be able to find a solution to this kind of unpleasant incidents on border. रक्षा मंत्री कहते हुए कि विवाद पुराना है और उसका स्थायी हल खोजने की कोशिश वो कर रहे हैं। साथ ही कोशिश ये है कि इस समय शांति बरकरार रहे। चलिए आपको दिखाते हैं बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें बॉलीवुड अब तक में। मिस इंडिया सारा जेन डायस और स्वरा भास्कर को हाल ही में एक साथ स्पॉट किया गया फैशन डिजाइनर शौगर मर्चेंट के न्यू स्टोर लॉन्च इवेंट पर। टेक अ लुक। तुषार कपूर, डॉली आलूवालिया और विशाखा सिंह यानी बजाते रहो फिल्म की स्टार कास्ट एक साथ नजर आए एक कॉमेडी शो के सेट्स पर, जहां ये अपनी फिल्म को प्रमोट करने आए थे। देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। शिप ऑफ थेसियस फिल्म की रिलीज के बाद भी किरण राव और डायरेक्टर आनंद गांधी इस फिल्म को प्रमोट करने में जुटे हैं और रिसेंटली इस फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने इस फिल्म के बारे में काफी बातें की। I am really grateful and gratified by the response that we've got from our own community. This is the kind of film actually when you see the sort of connection and engagement with the film on social media, you realize that people are actually talking about a film. Finally, there's something to talk about. D-Day में अर्जुन रामपाल की परफॉर्मेंस को काफी